हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम लोग बिजनेस के जो कॉस्ट कैलकुलेशंस होते हैं और जो डिसीजन मेकिंग होती है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, और इस चैप्टर में हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन सीखने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस का जिनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरती है। मैं आपको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारा जो आज का ये टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये किस तरह के बिजनेसेस के लिए रेलेवेंट है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपना प्रोडक्शन करते हैं और उनकी जो आउटपुट है, जो फिनिश्ड गुड्स है, वो मल्टीपल स्टेजेस या मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू पास होकर फाइनली वो रेडी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट। आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, आप मान लीजिए जैसे कोई रेडीमेड शर्ट है, आप लोग जिस तरीके से किसी मॉल या स्टोर में रेडीमेड शर्ट को देखते हो, आपको पता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कितने मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले जो रॉ गारमेंट होते हैं, जो जिसे कपड़े की थान होती है, सबसे पहले वो लाया जाता है। फिर उसकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद उसे एक दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जहां पर उसकी स्टिचिंग होती है। इसके बाद उसे आयरन किया जाता है, उसकी आयरनिंग होती है। इसके बाद फिर उसकी पैकेजिंग होती है। फिर जाकर वो कंप्लीट पैकेज्ड जो फॉर्म में जो हमारा ड्रेस है, फिर जाकर वो हमारे स्टोर में या किसी शोरूम में वो जाता है। तो हम लोग जब कोई रेडीमेड गारमेंट किसी दुकान से खरीदते हैं तो हमें तो वो एकदम प्रॉपरली फिनिश्ड फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगर आप किसी कपड़े के फैक्ट्री में जाओगे जहां पर रेडीमेड गारमेंट बनती है, तो आप देखोगे वहां पर हर एक एक्टिविटी के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं या फिर अलग अलग डिवीजन है, और हर एक डिवीजन में एक स्पेसिफिक प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि एक जगह पर गारमेंट की कटिंग हो रही है, वहां सिर्फ कटिंग है, वहां पर कुछ लेबर्स बैठे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, कपड़े की थान लाई जा रही है। अलग अलग जो मटेरियल्स है, यानी कि जो कपड़े की थान है, उसे लाया जा रहा है, और वहां पर कुछ टेलर्स है, जो कुछ पर्सन है, जो लेबर है, वो क्या कर रहे हैं, उन थानों को मेजर करके काट रहे हैं और अलग अलग साइजेस के हिसाब से उसकी कटिंग कर रहे हैं। फिर वहां से जो कपड़े की कटिंग की जाती है अलग अलग साइज के हिसाब से, उस कटिंग किए हुए कपड़े को फिर दूसरे एक डिपार्टमेंट में, दूसरे डिवीजन में भेजा जाता है, जहां पर फिर से कुछ लेबर लगे होते हैं। इनका काम होता है उन कटिंग्स को स्टिच करके एक फॉर्म में, शर्ट में कन्वर्ट करना। तो वहां पर जितने भी लेबर्स होते हैं वो सारे के सारे टेलर्स क्या करते हैं, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट से कपड़े की कटिंग आई है उनको वो स्टिचिंग करते हैं, और स्टिचिंग करके फिर वो एक दूसरे डिपार्टमेंट में फिर से फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर जो थर्ड डिपार्टमेंट है वहां अगेन फिर से कुछ लेबर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो शर्ट स्टिच होकर आई है उसके ऊपर अगर कोई एम्ब्रॉयडरी का कुछ काम करना है, जैसे ब्रांड का कोई लोगो वगैरह लगाना है या बटन्स लगाने हैं, जो बेसिक काम है वो सारी चीजें करती है। फिर इसके बाद से फिर उसकी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में उस कपड़े को भेज दिया जाता है। फिर उसे प्रॉपरली, क्योंकि वो क्रश हो गया रहता है ना, तो इसके बाद उसे फिर प्रॉपरली आयरन किया जाता है, और फिर जब प्रॉपर तरीके से आयरन हो जाने के बाद उसे एक नेक्स्ट फाइनल स्टेज में, फाइनल डिवीजन में भेजा जाता है, जहां पर जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, उसे प्रॉपरली किसी कार्डबोर्ड के अंदर अच्छे से रैप करके, अच्छे से फोल्ड करके उसे क्या करते हैं, पिनअप करते हैं, उसे पैकेट में डालकर उसकी पैकेजिंग करते हैं। तो जब भी कोई रेडीमेड गारमेंट मार्केट में आती है तो आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कितनी सारी प्रोसेसेस होती है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहां पर वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और प्रोसेसेस से होकर गुजरने के बाद वो एक रेडीमेड शर्ट में कन्वर्ट होता है और फिर एज अ कंज्यूमर वो हमें मार्केट में मिलता है। तो इस तरीके से जो भी बिजनेस काम करती है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो डायरेक्टली किसी एक सिंगल प्रोसेस से होकर नहीं बनता, वो डायरेक्टली किसी एक सिंगल स्टेज में कंप्लीट नहीं होता। उसके फाइनल कंप्लीशन के लिए मल्टीपल स्टेजेस या मल्टीपल वर्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, और एक डिपार्टमेंट से होकर फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट से होकर वो तीसरे डिपार्टमेंट में जाता है। इस तरीके से मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरने के बाद फाइनली वो बनता है। और इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जिस कॉस्टिंग को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, जिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को हम लोग फॉलो करते हैं, इसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग।
प्रोसेस कॉस्टिंग का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस में हम लोग कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि गारमेंट का मैंने एग्जांपल दिया, तो गारमेंट की मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट हो गया आपका आपकी कटिंग डिपार्टमेंट, एक हो जाती है स्टिचिंग डिपार्टमेंट, एक हो जाती है आयरन एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट। मान लेते हैं सिर्फ ये 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट मतलब तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की एक्टिविटी हो रही है, हर डिपार्टमेंट का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। यानी डिपार्टमेंट ए में जो लेबर्स कटिंग का काम कर रहे हैं वो स्टिचिंग में नहीं जाएंगे, वो क्योंकि स्टिचिंग डिपार्टमेंट के लेबर्स अलग है जो स्टिचिंग में एक्सपर्ट है। फिर स्टिचिंग डिपार्टमेंट से जब काम कंप्लीट हो रहा है, कपड़े की जब स्टिचिंग हो जा रही है, फिर वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहां के लेबर्स अलग है, उनको सिर्फ पैकेजिंग करना आता है अच्छे से। तो डिपार्टमेंट जब हम लोग बोलते हैं तो डिपार्टमेंट का मतलब एवरी सिंगल डिपार्टमेंट इज हैविंग its own set of activities and the laborers engaged in a particular department is the expert of that particular activity only. यानी labor of department 1 cannot be shifted to department 2 or department 3। आपको समझ में आया? हर एक प्रोसेस के अलग एक्टिविटीज होते हैं, हर एक प्रोसेस के अलग एक्सपर्टीज होती है, अलग लेबर होते हैं, और जो स्किल्ड लेबर है, मान लीजिए प्रोसेस 1 में, वो हो सकता है प्रोसेस 2 या प्रोसेस 3 में वो काम ना कर पाए, वहां के लिए वो अनस्किल्ड हो। प्रोसेस 2 के लिए जो लेबर स्किल्ड है वो हो सकता है प्रोसेस 1 के लिए या प्रोसेस 3 के लिए वो अनस्किल्ड हो। तो जो भी लेबर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, उसे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के ऊपर अच्छे से नॉलेज होती है, अच्छी एक्सपर्टीज होती है, और वो उसी डिपार्टमेंट के काम को कर सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट के काम को वो नहीं कर सकता। तो हर एक सिंगल डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी चल रही है। हम लोग डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल या इनपुट हम लोग देते हैं, और इसके बाद पर्टिकुलर लेबर वहां पर काम करती है, और फिर एक प्रोसेस से जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वहां से जो आउटपुट निकलती है वो नेक्स्ट प्रोसेस में इनपुट बन के जाती है। समझ में आया? तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में एज एन इनपुट फिर से जाएगा, फिर वहां पर कुछ और लेबर उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ फर्दर एक्टिविटी करेंगे, फिर वो आगे थर्ड प्रोसेस में फिर से वो एज एन इनपुट जाएगा। इस तरीके से 2, 3, 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। फाइनली कई सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद फाइनल गुड्स बन के रेडी होता है। समझ में आया? तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज सच अ मेथड जहां पर हम लोग हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस के लेवल पे हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि जब प्रोसेस 1 में काम चल रहा है, हमने रॉ मटेरियल इंसर्ट किया, प्रोसेस 1 में जब काम चल रहा है वहां पर मटेरियल हमने लगाया, वहां पर ओवरहेड हो रहे हैं, लेबर की कॉस्टिंग हो रही है। प्रोसेस 1 में पर यूनिट की क्या कॉस्टिंग आ रही है, प्रोसेस 1 की कॉस्टिंग क्या है, फिर प्रोसेस 1 से जब आउटपुट निकल के फिर प्रोसेस 2 में एज एन इनपुट वो जाएगा, फिर प्रोसेस 2 में हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है, फिर प्रोसेस 3 में कॉस्टिंग क्या आ रही है। इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस की कॉस्टिंग करने को ही हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो दिस इज द चैप्टर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर हैंड रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको चैप्टर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये चैप्टर अलग अलग सेमेस्टर्स में है। जैसे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ये जो चैप्टर है सेमेस्टर 2 में है, सेंट जेवियर्स में ये सेमेस्टर 4 में है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सेमेस्टर्स में इस चैप्टर को दिया गया है। आपके सेमेस्टर में अगर ये चैप्टर है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप किसी भी सेमेस्टर से हो, अगर आपके सिलेबस में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के करिकुलम में ये प्रोसेस अकाउंटिंग का चैप्टर है, तो ये लेक्चर आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर बाई कॉस्ट आर चार्ज्ड टू प्रोसेसेस और ऑपरेशंस। यानी ये एक ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग की मेथड है जहां पर हम लोग कॉस्ट को चार्ज करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस और ऑपरेशंस। एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर कई सारे डिफरेंट ऑपरेशंस या प्रोसेसेस हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल प्रोसेस या ऑपरेशन के बेसिस पे जब हम लोग कॉस्ट को चार्ज करते हैं तो इसे प्रोसेस कॉस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बताया जा रहा है। अंडर दिस मेथड total cost of each process is averaged and allocated over the number of unit or output of the respective process। यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में हमारी जो भी टोटल कॉस्ट आती है हर एक प्रोसेस की, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के टोटल कॉस्ट को हम लोग उस प्रोसेस के जो भी फाइनल आउटपुट बनते हैं
उनमें डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कॉस्ट की एलोकेशन कर दी जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस की टोटल कॉस्ट उस प्रोसेस के फाइनल आउटपुट के बेसिस पे एलोकेट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एवरेज बेसिस पे, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज वेयर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन गोज ऑन थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एग्जांपल के थ्रू बताया कि ये जो कॉस्टिंग का मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये उन इंडस्ट्रीज के लिए, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर प्रोडक्शन चलती रहती है लगातार थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, मल्टीपल स्टेजेस में मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ऐसे इंडस्ट्री में ये प्रोसेस कॉस्टिंग का जो मेथड है ये सुटेबल है, एप्लीकेबल है। देखिए हर चीज के लिए एक सिंगल या यूनिफॉर्म मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यूनिफॉर्म मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं होती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग तरह की कॉस्टिंग की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है जैसे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं इन लोगों के लिए। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। इसी तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसे इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है मल्टीपल स्टेजेस या मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ बुलेट पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर बनाए थे आपके अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो प्रोसेस कॉस्टिंग एक्चुअली किस तरीके से काम करती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आप देखिए यहां पर इस एग्जाम्पल में 3 प्रोसेसेस बताई गई है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 में इनपुट हम लोग इंसर्ट करते हैं और वहां पर फिर काम चलती है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का चालू हो जाता है, कुछ मटेरियल लगते हैं, लेबर लगते हैं और ओवरहेड लगते हैं और फाइनली आउटपुट बन के निकलता है। जब आप देखेंगे प्रोसेस 1 से जो आउटपुट बन के निकल रहा है ये फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है, यानी कि प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है ये नेक्स्ट प्रोसेस 2 में एज एन इनपुट चला जाता है, ठीक है। फिर यहां पर प्रोसेस 2 में क्या होती है, फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यहां पर एडिशनल लेबर, मटेरियल और ओवरहेड फिर से कुछ लगते हैं। फिर यहां प्रोसेस 2 से फिर से कुछ आउटपुट बन के निकलता है। अब प्रोसेस 2 की जो आउटपुट है ये फिर प्रोसेस 3 में एज एन इनपुट फिर से जाती है और प्रोसेस 3 में जो ये प्रोसेस 2 की आउटपुट जा रही है इस इनपुट को वापस से हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं, इसमें एडिशनल लेबर, मटेरियल और ओवरहेड लगती है और मान लीजिए कि फिर यहाँ प्रोसेस 3 के बाद से फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी होकर निकलता है। मेरे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर 3 प्रोसेसेस का एग्जांपल दिया इस डायग्राम में। जरूरी नहीं है कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग में 3 प्रोसेस हो, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिसके लिए 2 प्रोसेस चाहिए होता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में मल्टीपल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझने के लिए सिर्फ मैंने 3 बताया आपको। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन करना है इस चैप्टर से रिलेटेड। जब हम लोग इस चैप्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग में जब हम लोग कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज सुनने को मिलेंगे। उनका मीनिंग अगर आप समझ लोगे तब आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नॉर्मल लॉस को सुन चुके हो। नॉर्मल लॉस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, अकाउंट्स में भी आपने कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है? नॉर्मल लॉस इज बेसिकली अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। बिजनेस की वो कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल नेचर की है, जो आपके रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। तो नॉर्मल लॉस आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे, जो जानते हैं वो और अच्छे से जान जाएंगे। नॉर्मल लॉस क्या है? बिजनेस की अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो बिजनेस के रेगुलर नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से होता है, जो मैनेजमेंट को ऑलरेडी पता होता है और जिसे मैनेजमेंट रोक नहीं सकती है। जैसे आप कभी देखते हो, मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड का अगर कोई कंटेनर है, बड़ा सा ड्रम है, और वहां से हम लोग लिक्विड को निकाल कर किसी स्मॉल छोटे से कंटेनर में या बॉटल में जब हम लोग शिफ्ट करते हैं, जब उसे हम लोग डालते हैं, तो जब बड़े कंटेनर से या ड्रम से किसी छोटे से बॉटल में किसी भी लिक्विड ऑयल को या किसी चीज को जब डाला जाता है तो आप देखते हो वहां से साइड से थोड़ा सा वो गिरता है, टपकता है कहीं ना कहीं से। आप जितने भी संभाल के करो, थोड़ा बहुत वो गिरेगा, थोड़ा बहुत वो टपकेगा। मान के चलो अगर एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें 200 लीटर कोई पर्टिकुलर लिक्विड है या ऑयल है,
आप जब उसको पूरा का पूरा छोटे छोटे बॉटल्स में जब आप ट्रांसफर करोगे तो उसमें आपका 500 ग्राम यानी कि हाफ लीटर मान के चलो आपका गिर के वेस्ट हो जाएगा। अब ये एक नॉर्मल लॉस है, आप इसे किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बहुत सारे कंटेनर में डालोगे थोड़ा बहुत करके कहीं ना कहीं गिरेगा और वो एक एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस है, उसको आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लॉस का नेचर कुछ इस तरीके का होता है जिसे 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसे एकदम से अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो होगा ही होगा। वो रॉ मटेरियल या प्रोसेस का एक पार्ट होता है, उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। जैसे कि कोई ऐसा मान लीजिए कोई एक ऐसा रॉ मटेरियल है, जब उसे प्रोसेस किया जाता है तो उसकी वेट लॉस हो जाती है, या कोई एक ऐसा रॉ मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो एवेपोरेट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये एवेपोरेशन को आप रोक नहीं सकते। अगर वेट लॉस हो जाती है तो इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो दुनिया भर की ऐसी चीजें होती है जो बिजनेस में लॉस तो है पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। यू विल हैव टू बियर विद सच काइंड ऑफ लॉसेस, यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट अवॉइड इट। आपको पता है लेकिन फिर भी आप इसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मल लॉस बिजनेस को पता होता है, बिजनेस की जो मैनेजमेंट होती है उसके नॉलेज में होता है, लेकिन फिर भी ये 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी नेचर ही इस तरीके की होती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पर नॉर्मल लॉस के बारे में लिखा हुआ। नॉर्मल लॉस इज सच अ लॉस विच इज अनअवॉइडेबल इन नेचर एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, it may occur due to the nature of raw material production technique etc. for example evaporation, shrinkage, weight loss etc. तो बहुत तरीके की चीज होती है, आपके प्रोडक्शन टेक्निक में इस तरह की कोई लिमिटेशन है कि वहां पर थोड़ा बहुत कुछ लॉस होगा ही होगा, या रॉ मटेरियल का नेचर ही कुछ इस तरीके का है, या इवेपोरेशन हो रही है, श्रिंकेज या वेट लॉस हो रहा है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं जहां पर मेल्टिंग करनी पड़ती है, तो मेल्ट करने के टाइम पे वेट लॉस भी हो जाता है कभी कभी। दुनिया भर की चीजें, ये सारे के सारे लॉस जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट जानती है लेकिन फिर भी उसे एकदम से 100% इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकती, इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अब सवाल ये है कि सर ये नॉर्मल लॉस को रोक तो नहीं सकते, नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा, है ना, इसका नेचर ही ऐसा है कि ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल नेचर का है। तो सर इस नॉर्मल लॉस का आखिर करेंगे क्या? ये जो नॉर्मल लॉस बिजनेस में होती है इसका मैनेजमेंट क्या करती है, इस लॉस की जो रिकवरी है वो कैसे होती है? तो याद रखिए नॉर्मल लॉस जो होती है ना, इस नॉर्मल लॉस की रिकवरी आपके फिनिश्ड आउटपुट से या फिनिश्ड गुड से होती है। मान लीजिए जब आप 1000 यूनिट बनाते हो, मान लीजिए आप 1000 यूनिट बनाते हो और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको पता है कि 2 यूनिट खराब होंगे। जब आप 1000 यूनिट बनाओगे तो ऑन एन एवरेज 2 यूनिट उसमें से खराब हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे ड्यू टू सम रीजन। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, आप इतने टाइम से प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि हर 1000 यूनिट पे 2 यूनिट डिफेक्टिव हो जाता है। तो ये जो 2 यूनिट डिफेक्टिव है ये तो नॉर्मल लॉस है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन टेक्निक, बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। ठीक है, तो 1000 में से अगर 2 यूनिट खराब होना ही है, ये नॉर्मल लॉस है, इतना होता ही है। तो इस 2 यूनिट का जो कॉस्ट है ना उसको आप बाकी के 998 यूनिट से रिकवर करोगे। तो 1000 यूनिट आपने मान लीजिए बनाए, उसमें से 2 यूनिट अगर खराब बन जाते हैं, वो बिकने लायक नहीं है या यूज करने लायक नहीं है, तो वो जो 2 यूनिट की जो लॉस हो रही है उसकी वैल्यू को हम लोग बाकी जो अच्छे वाले यूनिट्स है उससे रिकवर करेंगे। यानी कि 998 जो प्रॉपर क्वालिटी के जो गुड्स आपने बनाए हैं उसके कॉस्ट में ये 2 यूनिट के कॉस्ट को मर्ज कर देंगे और वहां से उसकी रिकवरी हो जाएगी। समझ में आया? तो नॉर्मल लॉस जो होती है, नॉर्मल लॉस बेसिकली एडजस्ट कर ली जाती है जो प्रॉपर जो गुड्स बने हैं, जो आउटपुट बनी है उससे, क्योंकि जो लॉस हो गया वो तो हो गया, उसको तो आप रोक नहीं सकते, पर हाँ उसकी जो वैल्यू है उसको आप, जो आपकी आउटपुट है फाइनल गुड्स है, उससे आप रिकवर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है नॉर्मल लॉस में, सच लॉस कैन बी एस्टिमेटेड बिफोर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सच लॉस इज अब्सॉर्ब्ड और एडजस्टेड विद द कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड अंडर सम प्रोसेस। तो जो भी नॉर्मल लॉस होती है इसे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रेगुलर नेचर है बिजनेस का, ये अनअवॉइडेबल नेचर का है। तो मैनेजमेंट को पहले से पता होता है कि हाँ ये सर्टेन टाइप की लॉस तो होनी ही होनी है, तो इसे मैनेजमेंट पहले से एस्टिमेट कर सकती है, और जो भी ये नॉर्मल लॉस होती है इसे अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, यानी इसे हम लोग एडजस्ट कर देते हैं आपके फाइनल
आउटपुट से, जो भी प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हो रही है उस प्रोसेस के आउटपुट के कॉस्ट से इसे एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली कैसे करते हैं ये मैं आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे बताऊंगा। फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझ रहे हैं। तो फिलहाल मैंने आपको नॉर्मल लॉस बताया। अब एक और टर्म यहाँ पर आता है बिल्कुल इसी तरीके से, जैसा है नॉर्मल लॉस बिल्कुल इसी तरीके से एक है एबनॉर्मल लॉस। आप लोग बोलोगे सर ये भी हमें पता है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, अकाउंट्स में भी ये था एबनॉर्मल लॉस। तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। एबनॉर्मल लॉस का मतलब एनी काइंड ऑफ लॉस because of some abnormal situation, abnormal reason. अब what is abnormal reason? Abnormal reason is something which is not normal, something which is not usual. ठीक है, कोई भी सडन, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स की वजह से अगर बिजनेस में लॉस हो जाती है, ठीक है, या जो अनएस्टिमेटेड लॉस होती है, कोई भी एक्सीडेंटल लॉस होती है जो पहले से मैनेजमेंट को नहीं पता, जो अनप्रेडिक्टेबल अनएस्टिमेटेड है, इस तरह के कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशंस जो होते हैं, अनयूजुअल सिचुएशंस जो होते हैं, इनसे होने वाले लॉस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि ये सडन लॉस होती है, कई बार ये मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से भी हो जाती है, तो इसीलिए इसको एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। ठीक है, हाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, एबनॉर्मल लॉस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो एस्टिमेट किया था नॉर्मल लॉस, आपके एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से ज्यादा अगर लॉस हो गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं कि एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है लॉस बिकॉज ऑफ फायर, लॉस बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये सब चीजों को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। आपकी बात सही है, लॉस बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट, लॉस बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंटल फायर, ये सारे तो एबनॉर्मल लॉस है ही। इसके साथ ही साथ एनी लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस is also abnormal loss. तो नॉर्मल लॉस से ज्यादा जो भी लॉस होती है इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस, वो भी एबनॉर्मल लॉस के कैटेगरी में आती है। मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया कि आपकी जो भी इनपुट आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में डाल रहे हो, उस इनपुट का 5% नॉर्मल लॉस हो जाएगा। आप एस्टिमेट करते हो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में आपने जो भी इनपुट डाला उस इनपुट का 5% नॉर्मल लॉस हो जाएगा। ये आपने एस्टिमेट किया किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन जब फाइनली प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो आपने देखा कि जितना इनपुट आपने डाला था उसका 8% लॉस हो गया। तो आपने एस्टिमेट तो किया था 5% नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल लॉस 8% का हो गया। तो आपके एस्टिमेशन से अगर ज्यादा लॉस हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इस 8% के टोटल इनपुट लॉस में से 5% को तो नॉर्मल मानेंगे विच वॉज एस्टिमेटेड, बट मोर देन 5%, मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, दैट इज एडिशनल 3% विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो आपने एस्टिमेट नहीं किया था, आपने सोचा था 5% का इनपुट का लॉस होगा, लेकिन फाइनल आउटपुट बनने के बाद पता चला कि इनपुट का 8% का लॉस हो गया, तो एडिशनल जो 3% का एक्सेस लॉस हो गया, इसे भी हम लोग क्या मानेंगे, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस दो तरीके के हो सकते हैं, एक किसी एबनॉर्मल रीजन से, एबनॉर्मल रीजन से का मतलब फायर एक्सीडेंट या फिर मशीन का ब्रेकडाउन हो जाना, स्ट्राइक कर दिया वर्कर ने, ये सारे एबनॉर्मल रीजन है। तो इनके वजह से जो लॉस होते हैं इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। साथ ही साथ अगर मैनेजमेंट की नेग्लिजेंसी के वजह से या जो वर्कर्स है वो कैजुअली काम कर रहे हैं, उनके इनएफिशिएंसी या किसी अदर रीजन की वजह से अगर नॉर्मल लॉस ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड से ज्यादा हो जाती है, तो जो एक्सेस नॉर्मल लॉस है वो भी एबनॉर्मल लॉस मानी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पर, एबनॉर्मल लॉस इज द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल रीजंस। Such loss are unavoidable. Such loss are avoidable to a greater extent by proper management and control. इस तरह के जो लॉसेस होते हैं इनको काफी हद तक हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा इस पर ध्यान दे तो। Substandard materials, breakdown of machines, etc. may be the reasons of abnormal loss.
एबनॉर्मल लॉस के कुछ रीजन ऐसे भी हो सकते हैं, आपने रॉ मटेरियल प्रॉपर क्वालिटी की आपने यूज नहीं की, या फिर मशीनरी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, या स्ट्राइक हो गया, एक्सीडेंटल फायर हो गया, ये सारे रीजन है एबनॉर्मल लॉस के। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, एनी लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एबनॉर्मल लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट के नेग्लिजेंसी के वजह से या फिर वर्कर्स के नेग्लिजेंसी या इनएफिशिएंसी के वजह से अगर आपके बिजनेस की जो इनपुट लॉस है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, एस्टिमेटेड से ज्यादा होती है, तो ये भी जो एक्सेस लॉस है ये भी एबनॉर्मल लॉस माना जाता है। कॉस्ट ऑफ रिलेवेंट प्रोसेस इज एलोकेटेड प्रोपोर्शनेटली ओवर द यूनिट्स लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। तो जो भी आपकी कॉस्ट है, टोटल प्रोसेस की जो आपकी कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट को, उस टोटल प्रोसेस कॉस्ट को हम लोग सारे यूनिट्स में क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर देते हैं, और जो भी यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जितने यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस यूनिट के ऊपर भी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट हम लोग एलोकेट कर देते हैं। समझ में आया? तो यहां पर ऐसा नहीं, जैसे नॉर्मल लॉस में क्या था, नॉर्मल लॉस में जितने भी यूनिट का या जितने भी क्वांटिटी का लॉस हुआ था उसको हम लोग फाइनल आउटपुट से एडजस्ट कर लेते थे, जो फाइनल गुड्स है या जो फाइनल आउटपुट है वो अब्सॉर्ब कर लेता था नॉर्मल लॉस के कॉस्ट को। लेकिन यहां एबनॉर्मल लॉस के कॉस्ट को बाकी अदर यूनिट्स एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, यानी जो टोटल प्रोसेस की कॉस्ट आती है उस पूरे के पूरे कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आउटपुट में एलोकेट करेंगे प्रोपोर्शनेटली, और जितने भी यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस यूनिट के ऊपर प्रोपोर्शनेट कॉस्ट को एलोकेट कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर सिर्फ मैंने आपके जानकारी के लिए थ्योरेटिकली यहां पर कुछ बातें लिखी है, हम लोग जब इसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जरा भी डाउट हो रही है, फिलहाल आप नोट्स को ध्यान से देखिए, समझिए, न्यूमेरिकल के टाइम पे वो सारी थोड़ी बहुत जो भी आपकी कंसर्न है वो सारी ठीक हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि चैप्टर को एकदम से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते स्ट्रेट अवे विथ प्रॉब्लम, ठीक है? अगर एकदम से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे तो फिर वही हो जाएगा ना, फिर वो फॉर्मेट रखने वाली बात हो जाएगी कि हाँ ऐसे बनाते हैं, ये फॉर्मेट है, ये डेबिट में लिखेंगे, वो क्रेडिट में लिखेंगे, तो फिर वो चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। तो हमें समझ समझ कर चीजों को करना है, आराम से, अच्छे से। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एबनॉर्मल गेन। जैसा अभी हमने पढ़ा एबनॉर्मल लॉस, इसी तरीके से एक होती है एबनॉर्मल गेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो इस चैप्टर में आपको सुनने को मिलेगा जब आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आएंगे। नाउ व्हाट इज एबनॉर्मल गेन? एबनॉर्मल गेन क्या है? आप लोगों को लग रहा होगा सर एबनॉर्मल गेन मतलब तो सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई फायदा है ना, कोई गेन है। तो एक्चुअली में ये गेन इसका नाम है, पर एक्चुअली में ये फायदा नहीं है। ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है, टर्म तो सुने हैं पर कई सारे स्टूडेंट्स को इसकी क्लैरिटी नहीं होती है। एबनॉर्मल गेन का सीधा मतलब है जो लॉस आपने एस्टिमेट किया था उससे कम लॉस हुआ, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कर रहे हो और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो इनपुट आपने डाला, आपने अंदाजा लगाया था कि हमारे इनपुट का 10% नॉर्मल लॉस होगा। आपने अंदाजा क्या लगाया था कि जो मैं इनपुट डाल रहा हूं प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसका 10% नॉर्मल लॉस होगा, ये आपने सोचा था। लेकिन जब फाइनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है तो आप देखते हो कि आपने सोचा तो था कि आपके इनपुट का 10% नॉर्मल लॉस होगा, पर एक्चुअल लॉस जो हुआ वो 15% का हो गया। तो इसका मतलब 10% तो आपने एस्टिमेट किया था, दैट वाज योर एस्टिमेटेड लॉस, लेकिन एक्चुअल लॉस जो हुआ वो 15% का, 15% का हो गया। तो एक्सेस 5% क्या है? एबनॉर्मल लॉस। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नॉर्मल लॉस जो होती है वो मैनेजमेंट एस्टिमेट कर सकती है। नॉर्मल लॉस कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। तो मान लीजिए मैनेजमेंट ने अपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से, अपने एक्सपीरियंस से एस्टिमेट किया था कि हमारा 10% का नॉर्मल लॉस होगा, बट आफ्टर दी प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल जो लॉस है वो 15% का हो गया। तो एक्सेस 5% का जो लॉस हुआ इसे नॉर्मल लॉस नहीं, इसे एबनॉर्मल लॉस मानेंगे। यानी कि टोटल 15% के लॉस में 10% नॉर्मल लॉस माना जाएगा और एक्सेस 5% जो है वो एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। यानी कि नॉर्मल लॉस से अगर ज्यादा लॉस हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस। बिल्कुल इसी तरीके से
अगर नॉर्मल लॉस से कम लॉस होता है तो ये है एबनॉर्मल गेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था कि 10% का नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद पता चला कि जो लॉस हुई है वो सिर्फ 8% हुई है। आपने एस्टिमेट तो किया था 10%, लेकिन एक्चुअल में जो नॉर्मल लॉस हुई वो सिर्फ 8% हुई है, यानी कि 2% आपके एस्टिमेशन से कम लॉस हुआ है। तो आपने जो एस्टिमेट किया था उससे कम हुआ है एक्चुअल लॉस। तो जब एक्चुअल लॉस आपके एस्टिमेशन से कम हो जाए, नॉर्मल लॉस में जो कमी आती है, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन एक्चुअली में कोई गेन नहीं है। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है कि जो आपने एस्टिमेट किया था नॉर्मल लॉस, उससे कम नॉर्मल लॉस हुआ है। तो जितने का शॉर्टफॉल है ना, इसको एबनॉर्मल गेन का नाम दिया जाता है। समझ में आया आप लोगों को? फिर से एक फाइनल टाइम में बता दूं, अगर आपने एस्टिमेट किया था आपका नॉर्मल लॉस होगा 10% और एक्चुअल लॉस होता है 12%, तो एक्स्ट्रा 2% एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर आपने एस्टिमेट किया था 10% और एक्चुअल लॉस होता है 8%, तो जो शॉर्ट लॉस हुआ है 2% का, ये एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन इज बेसिकली रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस। आप ऐसे समझ सकते हो, जो नॉर्मल लॉस हमने सोचा था उससे जो कम मेरी लॉस हुई है, यही है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, मेरे को लगता है मैंने अपनी बातों को आपको ठीक से समझा दिया। अब एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ द एक्चुअल आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, इफ द एक्चुअल आउटपुट exceeds the expected output, it means that the normal loss has been less than what was estimated। बोल रहा है कि जितना आपने आउटपुट एक्सपेक्ट किया था, जितना आपने अंदाजा लगाया था, उससे ज्यादा एक्चुअल आउटपुट बन जाता है। तो अगर एक्चुअल आउटपुट आपके एस्टिमेटेड आउटपुट से ज्यादा बन जाता है, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल लॉस आपके एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है। और ये जो नॉर्मल लॉस आपके एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, यही तो है एबनॉर्मल गेन। सो दिस एक्सेस प्रोडक्शन इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन विच एक्चुअली इंडिकेट्स इफेक्टिवनेस। और ऐसा आखिर क्यों हुआ? इसका मतलब आपके सारे वर्कर्स ने बहुत ही एफिशिएंटली काम किया है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये इफेक्टिवली चला है। तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इफेक्टिव है, आपके वर्कर सारे एफिशिएंट है, इसके वजह से, आपके वर्कर के एफिशिएंसी के वजह से और आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के इफेक्टिवनेस की वजह से एक्चुअली में जो नॉर्मल लॉस जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ और आपके बिजनेस में आपको एबनॉर्मल गेन हुआ। ठीक है, चलिए। Thus it can be said that abnormal gain is the diminution of normal loss or the excess of actual output over estimated output। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल गेन एक्चुअली में क्या है? डिमिन्यूशन ऑफ नॉर्मल लॉस, यानी नॉर्मल लॉस में कमी होने को ही हम लोग एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। या फिर हमारी जो एक्सेस है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर एस्टिमेटेड आउटपुट, इसे भी हम लोग एबनॉर्मल गेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने जाना प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये कॉस्टिंग की एक ऐसी मेथड है जो उन इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, जिन इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कई सारे मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरती है। एक प्रोसेस की जो इनपुट होती है वो आउटपुट बनने के बाद दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर की जाती है, और किसी एक प्रोसेस की जो आउटपुट है वो दूसरे फर्दर प्रोसेस की इनपुट के तौर पे इंसर्ट की जाती है, और फिर सेकंड प्रोसेस की जो आउटपुट होती है वो थर्ड प्रोसेस में एज एन इनपुट इंसर्ट की जाती है। और इस तरीके से कई सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद फाइनल आउटपुट बनता है। हर एक स्टेज में हमारे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट लगती है, और हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस के कॉस्ट को उस प्रोसेस के आउटपुट के साथ एलोकेट करने को ही हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? हर एक प्रोसेस के बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट होती है वो उसके आउटपुट के बेसिस पे एलोकेट कर दिया जाता है। और इस प्रोडक्शन प्रोसेस को मैंने इस डायग्राम के हेल्प से आपको बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझाए जो इस चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं। एक है नॉर्मल लॉस, जो कि अनअवॉइडेबल नेचर की होती है, जैसे कि आपकी वेट लॉस, इवेपोरेशन, है ना, श्रिंकेज, ये सारी चीजें नॉर्मल लॉस, जो कि मैनेजमेंट को पता तो होता है, मैनेजमेंट एस्टिमेट तो कर सकती है, लेकिन इसको 100% फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब
कोई भी लॉस जो एबनॉर्मल या अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल सिचुएशन की वजह से हो जाती है, जैसे मशीनरी का ब्रेकडाउन होना, लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल को यूज करना, स्ट्राइक वगैरह, ठीक है, या फिर जो हमने नॉर्मल लॉस को एस्टिमेट किया था उससे ऊपर उसके ज्यादा अगर हमारी लॉस हो जाती है तो एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस भी एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। बिल्कुल इसी का ऑपोजिट, हमारी जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है अगर उससे कम होती है लॉस, तो जो हमारे नॉर्मल लॉस में कमी आ रही है ये है एबनॉर्मल गेन। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा आज के हमारे इस छोटे से इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। अब आज के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होने वाली है इसमें हम लोग स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, और उस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इस लेक्चर के बाद ही आप न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो आज के इस छोटे से कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर को मैं यहां पर एंड करता हूं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट अवे मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।